Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. नमस्कार। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो सदियों से युद्ध, अकाल और सबसे बढ़कर एक भयानक प्लेग की मार झेल रही हो। और फिर उसी राग से कला, विज्ञान और सोच की एक ऐसी क्रांति जन्म लेती है जो दुनिया का नक्शा ही बदल देती है। आज हम यूरोप के इतिहास के उसी 300 साल के दौर यानी 1300 से 1600 तक की कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है पुनर्जागरण और सुधार के युग की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य युग के अंत में यूरोप की हालत क्या थी। फिर हम जानेंगे कि इटली में पुनर्जागरण की आग कैसे जली, ये विचार पूरे महाद्वीप में कैसे फैले और कैसे इन विचारों ने चर्च जैसी सबसे शक्तिशाली संस्था को चुनौती दी, जिसके बाद यूरोप हमेशा के लिए बट गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये सब हुआ कैसे। कोई भी समाज जो सदियों की मुश्किलों से गुजरा हो, वो अचानक खुद को पूरी तरह से बदल कैसे सकता है। यही वो सवाल है जो हमें इस महान बदलाव की जड़ों तक ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया को देखते हैं जो एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी थी, यानी मध्ययुगीन यूरोप का आखिरी दौर। देखिए, 14वीं सदी यूरोप के लिए बहुत ही भयानक समय था। एक तरफ युद्ध और अकाल ने लोगों को तोड़ रखा था, और फिर आई ब्लैक डेथ। इस प्लेग ने यूरोप की 1/3 से भी ज्यादा आबादी को खत्म कर दिया। इतनी बड़ी तबाही ने लोगों को ईश्वर और चर्च जैसी सदियों पुरानी संस्थाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। उनका भरोसा डगमगाने लगा था। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस बदलाव के पहले बीज कहां और क्यों बोए गए। और इस नए दौर का नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है, रेनेसा, जिसका मतलब होता है पुनर्जन्म या रीबर्थ। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये असल में प्राचीन ग्रीक और रोमन ज्ञान और कला का पुनर्जन्म था। लोगों ने जानबूझकर मध्ययुग के अंधेरे से बाहर निकलने का फैसला किया था। तो सवाल यह है कि ये सब इटली में ही क्यों शुरू हुआ। भाई, क्योंकि इटली के पास कुछ ऐसा खास था जो बाकी यूरोप के पास नहीं था। वहां फ्लोरेंस और वेनिस जैसे अमीर शहर राज्य थे, मेडिची जैसे शक्तिशाली व्यापारी परिवार थे जो कलाकारों को पैसा देते थे, और सबसे जरूरी प्राचीन रोम की महान विरासत उनके चारों ओर बिखरी पड़ी थी जो उन्हें प्रेरणा देती थी। और इस पुनर्जागरण की धुरी था मानवतावाद। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, बल्कि सोचने का एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी तरीका था। इसका फोकस भगवान से हटकर इंसान की अपनी क्षमता, उसकी उपलब्धियों और तर्क पर आ गया था। इसी सोच ने लोगों को दुनिया को एक नई नजर से देखने के लिए प्रेरित किया। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे और फैला, क्योंकि विचारों की ये आग सिर्फ इटली तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी। लेकिन जब ये विचार आल्प्स पहाड़ों को पार करके उत्तरी यूरोप पहुंचे तो उन्होंने एक नया रूप ले लिया। जहां इटली का पुनर्जागरण क्लासिकल आदर्शों और सुंदरता पर ज्यादा जोर दे रहा था, वहीं उत्तरी पुनर्जागरण एल्ब्रेक्ट ड्यूरर और इरास्मस जैसे विचारकों के साथ असल जिंदगी और धार्मिक सुधारों पर ज्यादा केंद्रित हो गया। और इन विचारों को तेजी से फैलाने में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का हाथ था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो था प्रिंटिंग प्रेस, जिसे लगभग 1440 में जोहान्स गुटेनबर्ग ने विकसित किया था। इसका असर आप आज के इंटरनेट जैसा समझ सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस के आने के सिर्फ 50 सालों के अंदर किताबों का उत्पादन 500% तक बढ़ गया। अब ज्ञान सिर्फ चर्च और अमीर लोगों तक ही सीमित नहीं था, ये आम लोगों तक भी पहुंचने लगा था। जैसे जैसे मानवतावाद लोगों को अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने के लिए बढ़ावा दे रहा था, ये तो होना ही था कि वो जल्द ही उस दौर की सबसे शक्तिशाली संस्था यानी चर्च पर भी सवाल उठाना शुरू कर दें। चर्च के खिलाफ असंतोष कई वजहों से बढ़ रहा था। मानवतावादी सोच लोगों को चर्च के अधिकार पर सवाल उठाने के लिए उकसा रही थी। राजा महाराजा चर्च के राजनीतिक ताकत और बेहिसाब दौलत से जलते थे, और आम लोग वो इंडल्जेंस यानी पाप माफ करने वाले पत्रों की बिक्री जैसी भ्रष्ट प्रथाओं से बेहद नाराज थे। और फिर 1517 में मार्टिन लूथर नाम के एक जर्मन भिक्षु ने वो कर दिखाया जिसकी किसी और में हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी 95 थीसिस यानी 95 आपत्तियों की एक लिस्ट विटनबर्ग के एक चर्च के दरवाजे पर लगा दी, जिसमें चर्च की भ्रष्ट प्रथाओं की खुलेआम आलोचना की गई थी।
लूथर का ये कदम एक चिंगारी थी जिसने पूरे यूरोप में आग लगा दी। पोप ने उसे धर्म से निकालने की धमकी दी, लेकिन लूथर पीछे नहीं हटे। 1521 में डाइट ऑफ वर्म्स में जब उन्हें पवित्र रोमन सम्राट के सामने पेश किया गया, तब भी उन्होंने अपनी बातें वापस लेने से साफ इनकार कर दिया, और यहीं से कैथोलिक चर्च के साथ एक ऐसा बंटवारा हुआ जो कभी भर नहीं पाया। लूथर के इस कदम ने मानो एक बांध तोड़ दिया था, और इसके साथ ही यूरोप की सदियों पुरानी धार्मिक एकता भी बिखर गई। लूथर के बाद जॉन कैल्विन जैसे कई और सुधारक भी सामने आए। उधर इंग्लैंड में राजा हेनरी अष्टम ने पोप से नाता तोड़कर अपना अलग एंग्लिकन चर्च बना लिया। इस नए आंदोलन को ही प्रोटेस्टेंटवाद कहा गया, और इसने ईसाई धर्म को हमेशा के लिए कई शाखाओं में बांट दिया। लेकिन कैथोलिक चर्च भी चुप नहीं बैठा। उसने अपने अंदर सुधार करके इसका जवाब दिया, जिसे काउंटर रिफॉर्मेशन या प्रति सुधार कहा जाता है। ट्रेंट की परिषद ने चर्च के सिद्धांतों को फिर से साफ किया, और जेसुइट्स जैसे नए धार्मिक संगठनों ने कैथोलिक धर्म को फिर से फैलाने में अहम भूमिका निभाई। और इसका नतीजा क्या हुआ? 1600 तक आते आते, जैसा कि आप देख सकते हैं, यूरोप का धार्मिक नक्शा हमेशा के लिए बदल चुका था। इस तरह पुनर्जागरण और सुधार ने यूरोप की पूरी तस्वीर ही बदल दी। इसने धार्मिक एकता को जरूर तोड़ा, लेकिन इसी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वैज्ञानिक सोच और आधुनिक राष्ट्र राज्यों के उदय का रास्ता भी खोला। इस युग की विरासत आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.